हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीजिंग स्टूडियो। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। देखिए, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संयोजन। संयोजन यानी कोई भी दो वाक्य दिए जाएंगे, उन दोनों वाक्यों को ऐड करके एक वाक्य करना, यानी दोनों वाक्यों का मिलन करना। सिंथेसिस जो होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे एग्जाम में दो सेंटेंस दिए जाते हैं, उन दोनों सेंटेंस को मिला के हमें या तो सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ता है, या कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ता है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा हुआ है, हम इसको डीपली अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम में ऐसे दो सेंटेंस दिए जाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाएगा, अब इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ऐसे ही कंपाउंड में कन्वर्ट करो। अब सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के यानी ट्रांसफॉर्म करने के अलग अलग बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे। तो मैं इस टॉपिक को इतना ज़्यादा लेंथी नहीं लेके, सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में जो पर्टिकुलर रूल्स आते हैं सिर्फ वही आज मैं पढ़ाऊंगा, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में आने वाले वही रूल्स मैंने लिए हैं जो एग्जाम में। अदरवाइज टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है और हमारी एक वीडियो भी कंप्लीट भी नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस जो कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वन बाय वन मैं इस एक ही वीडियो में इसको पूरा करूंगा। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे इन तीनों को एक बार फौरी तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखो, सिंपल सेंटेंस है ही सॉ ए लायन ही रैन अवे। अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिया गया हो तो यहाँ मैंने इसको किया सीइंग ए लायन कोमा ही रैन अवे। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर आपने तो कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो रूल्स है मैं आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ हर तीनों एग्जांपल में, तीनों सेंटेंस में एक ही एग्जांपल लिया है, एक ही टाइप का। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करते वक्त दो सेंटेंस, ये दोनों सिंपल सेंटेंस दिए गए थे, हमने इनको पूरा का पूरा एक बना दिया। अब मैंने क्या किया कि सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया और एक अपनी फाइनाइट वर्ब यूज में ली। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। आपने फाइनाइट वर्ब पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे जो ये सी सौ वर्ब थी उसका मैंने क्या कर दिया, सीइंग कर दिया। ये रूल मैं आपको आगे जब सिंपल सेंटेंस के रूल समझाऊंगा उसमें बताऊंगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है अपना कंपाउंड सेंटेंस, ही सॉ ए लायन ही रैन अवे। यहाँ पे भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है, इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सॉ ए लायन, ठीक है, एंड ही रैन अवे। उसने सांप देखा और वह भाग गया। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, और बात करते हैं क्लोज की। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमारे दो क्लोज होते हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने सांप देखा और वह भाग गया। तो जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जोड़े जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब कि वो कंजक्शन जिनके द्वारा हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उनको अलग करने पर भी दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग अर्थ दे। जैसे यहाँ पे ही सॉ ए लायन, उसने एक सांप देखा, उसने एक शेर देखा और वह भाग गया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी, ये जो क्लोज है ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज यानी हमारे स्वतंत्र उपवाक्य। क्लोज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें भी हमारा जैसे एग्जांपल है सी सॉ ए लायन, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे एज ही सॉ ए लायन। जैसे ही उसने शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। यहाँ पे हमने कनेक्टर वर्ड यूज क्या लिया, एज यूज लिया। जैसे उसने सांप देखा वह भाग गया। तो यहाँ पे भी आपके देखो एक क्लोज ये आ गया और एक क्लोज ये आ गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक क्लोज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब कि जो दूसरे क्लोज पे अर्थ, वाक्य के पूरे अर्थ के लिए दूसरे क्लोज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, ये एज, कि जैसे उसने शेर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। यानी कि ये जो क्लोज है हमारा, ये इस सेंटेंस पे या इस क्लोज पे डिपेंड करता है। तो हमारे जो तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम में जो आएंगे हमारे दो सेंटेंस दिए गए होंगे, उनके ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के रूल्स की, कि सिंपल सेंटेंस में हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं अगर दो सेंटेंस दिए गए हों और उनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो। तो
ये मैंने जो आपको क्लोज वाले रूल्स बताए, इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी रहेगा। तो अभी मैं ये क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज या कंजक्शन के बारे में अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में। अभी सिर्फ हमारा फोकस हमारा टॉपिक सिंथेसिस में है कि हमें दो सेंटेंस दिए गए होंगे तो हमें कैसे उनको मिला के सिंपल बनाना है, या कौन से रूल प्रयोग करके कंपाउंड बनाना है, कौन सा रूल प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अभी आप सबऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज उसके बारे में सोच के भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम अपने सिंपल सेंटेंस के रूल्स के बारे में। देखिए, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे मेनली 8 रूल होते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आने वाले हैं कंटिन्यूस, जो हम पिछले लास्ट 5-10 साल से जो पैटर्न देख रहे हैं एग्जामिनर्स के, वो सिर्फ 5 ही रूल इंपॉर्टेंट है और वही कंटिन्यू 1 बाय 1 आते रहे एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले हमारा रूल है पार्टिसिपल का रूल, जिसमें पार्टिसिपल के 3 रूल होते हैं। पहला रूल है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। आपके जो 2 सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें से हमें एक वर्ब को वी फर्स्ट आईएनजी में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक ट्रिक फॉलो की जाती है कि जो 2 सेंटेंस दिए गए होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें हमारा रूल कौन सा लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, पास्ट लगेगा, परफेक्ट, जो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो उसका रूल क्या है कि जब 2 सेंटेंस दिए गए होंगे तो दूसरे सेंटेंस में पहले वाक्य से रिलेटेड कोई रिएक्शन होगा, मींस कि कोई घटना घटी और उसी घटना के बेस पे दूसरी घटना भी घटी, यानी वो रिएक्शन हो गया। दूसरा रूल क्या है कि दोनों की जो टाइमिंग होगी उसमें कोई गैप नहीं होगा, यानी एक काम होते ही दूसरा काम हुआ। और अगर तीसरा जो पॉइंट है क्या है कि दोनों सेंटेंस दिए गए होंगे उनमें सब्जेक्ट सेम मिलेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो 2 सेंटेंस दिए गए होंगे हमें सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करने में, उनमें आपको सब्जेक्ट सेम मिलेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल, अब देखिए ये मैं एग्जांपल शुरू से लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था, अब वो मैंने कैसे बनाया है, मैंने कैसे क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया कि एग्जाम में ऐसे आएंगे, कोई 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में अपने को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम सिंपल की बात करें, यहाँ पे ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, और वह भाग गया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जैसे ही उसने शेर देखा वह भाग गया, यानी इस सेंटेंस में इस सेंटेंस का रिएक्शन है, या फिर ये काम होते ही दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया और दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट भी सेम है। यानी हमारे जो तीनों रूल है कि रिएक्शन है, दोनों के काम में कोई टाइम में गैप नहीं है, सब्जेक्ट सेम है, तो हमारा रूल क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एक वर्ब रखते हैं, एक अपनी फाइनाइट वर्ब रखते हैं, दूसरी वर्ब को हम क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पे सवाल तो साथ ही हम वर्ब करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पे हमने पैटर्न फॉलो किया, सीइंग ए लायन, और यहाँ पे कोमा। जब भी आप दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज करोगे, कंबाइन करोगे, तो पहला सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, फ्रेज बनाने के बाद उसको आप क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। सीइंग ए लायन, ही रैन अवे। तो यहाँ पे सेंटेंस का भाव कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है, सेंटेंस की सेंस वही रहती है कि शेर को देखते ही वह भाग गया। तो ये अब हमारा पूरा एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी आपकी ये फाइनाइट वर्ब होगी और ये वर्ब हमने चेंज कर दी। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला, सी फाउंड ए रिंग, और जैसे ही बॉक्स खोला उसको उसमें क्या मिली, अंगूठी मिली। तो यहाँ पे भी बॉक्स खोलते ही और अंगूठी, बॉक्स का खोलना, अंगूठी का मिलना, दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है। दूसरा, ये सेंटेंस जो है अंगूठी का मिलना, इसका रिएक्शन हुआ एक प्रकार से, भाई बॉक्स खोला और उसको अंगूठी मिल गई। तो ये सेंटेंस में हमारा क्या रूल चलेगा, ओपनिंग द बॉक्स, कोमा, सी फाउंड ए रिंग, कि बॉक्स को खोलते ही उसको क्या मिल गई, अंगूठी मिल गई। अब आते हैं तीसरा एग्जांपल, राम वाज टायर्ड, ही फेल्ट एस्लीप। राम थका हुआ था और थका हुआ था तो वह सो गया। तो यहाँ पे भी देखिए कि थके होने की वजह से ही राम क्या हुआ, सो गया। अब इसमें थोड़ा सा याद रखिए कि अगर आपके पास मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे न दी गई, मेन वर्ब न दी गई हो, तो यहाँ पे जो हमारी ये जो वॉज है, ये हमारी क्या है, बी की ही वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे इजेमार वॉज वर्ड, जैसे यहाँ पे राम इज टायर्ड भी होता है, राम वाज टायर्ड होता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग कर देंगे। तो बीइंग टायर्ड, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, राम है, तो हम राम को लेके आएंगे, बीइंग टायर्ड, राम फेल्ट एस्लीप,
कि थका होने की वजह से राम क्या हो गया, सो गया। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान रखना। अगर दोनों सब्जेक्ट, कई बार क्या होता है कि जो मेन सब्जेक्ट होता है पहले सेंटेंस में होता है, हमें जनरली चेंज पहला सेंटेंस करना पड़ता है। तो जो आपका मेन वर्ड होगा सब्जेक्ट का, यानी अगर नाउन दिया गया तो आप नाउन को वहां लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आपने राम, इसमें से राम को भी हटा दिया और वहां पे आप ही से शुरू करें। तो ये चीज ध्यान रखने की है। दूसरा रूल मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपका इजेमार वॉज और हो, यानी बी टू बी की फॉर्म हो हमारी, तो हम इजेमार वॉज और की जगह हम क्या करेंगे, बीइंग कर देंगे। तो बीइंग टायर्ड, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है हमारे पास वॉज थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीइंग टायर्ड राम फेल्ट एस्लीप। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखना है। तो इस प्रकार अपना ये सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला रूल था कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हो, दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस का रिएक्शन हो, या दोनों की टाइमिंग के बीच में कोई गैप नहीं हो, एक काम होती है दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पार्टिसिपल के दूसरे रूल के बारे में, जो कि पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि हमारा इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ ही जाता है। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एग्जाम की ट्रिक्स क्या है कि इसमें जनरली जो एक सेंटेंस होगा वो आपको पैसिव वॉइस में मिलेगा, और जो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा उसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो एक एडजेक्टिव का काम करेगी पहले सेंटेंस के लिए, ठीक है। वापस रिपीट करवा देता हूं कि हमारा जो एक सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में होगा, और जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हमारे पहले सेंटेंस में जो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसके एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी। एग्जांपल से समझिए, जैसे आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए ये एक सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस सेंस में लिखा गया है, और यहाँ पे जो ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, ये हमारे लिए यहाँ पे किस चीज का काम कर रही है, एडजेक्टिव का। किसके एडजेक्टिव का, ऑब्जेक्ट का। तो हमें क्या करना है कि उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाते हुए हमारे ऑब्जेक्ट से पहले यूज में लेना। तो कैसे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी इसमें कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई बहुत ज्यादा हार्ड रूल हो, सिंपल सा है पैटर्न। कि पहली चीज तो ये याद रखें कि पैसिव वॉइस मिलेगा, आपके सामने पैसिव सेंटेंस आ गया। दूसरी चीज ये याद रखें कि जो पहले वाक्य में सब ऑब्जेक्ट होगा, पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड, यानी जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में, वो एक एडजेक्टिव का काम, यानी पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ उसको बताते हुए मिलेगी वो। तो यहाँ पे पेन के बारे में क्या बताया गया कि पेन गुम हुआ था, तो हमें उसको सिर्फ क्या कर देना है, एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस बना देना है। दूसरा सेंटेंस समझिए, ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की देखी। सी वाज फ्राइटन, वह डरी हुई थी। अब यहाँ पे भी देखिए ये सेंटेंस आपका क्या आ गया, पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस की आपको पहचान बताइए, इजेमार वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, या मॉडल्स के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके सेंटेंस आते हैं बीन के बाद थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस तो थर्ड फॉर्म होती है। तो इस रूल में, पास्ट पार्टिसिपल के रूल में, ये थर्ड फॉर्म क्या काम कर रही है, आपके एडजेक्टिव का काम करती है पहले वाक्य के लिए। तो यहाँ पे देखो, ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की देखी, वह डरी हुई थी। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्या बन गया हमारा, डरा हुआ। तो ही सा ए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, गन था, तो फ्राइटन को हम क्या लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ही सा ए फ्राइटन गर्ल, उसने एक डरी हुई लड़की देखी। यहाँ पे इस टॉपिक में आपके सब्जेक्ट जो है वो सेम भी हो सकते हैं दोनों सेंटेंसेस के, और डिफर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न सेम फॉलो करना है कि दूसरे वाक्य में जो पैसिव वॉइस होगा या आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगी वो पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस के लिए एडजेक्टिव का काम करेगी। आपको सिर्फ उस नाउन ऑब्जेक्ट से पहले, उस ऑब्जेक्ट से पहले उस वर्ब को लगा देना है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इजी रूल है। तो ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए, अब तीसरा रूल हमारा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का थर्ड रूल है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज में लेना पड़ता है। इसके लिए हमारा रूल्स क्या है कि वन एक्शन कंप्लीट सेकंड स्टार्ट, यानी कोई एक काम हुआ उसके बाद कोई दूसरा हुआ, लेकिन दोनों काम के बीच में कोई टाइमिंग का या कोई रिएक्शन का कोई मतलब आपस में किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं होगा, यानी ये काम फिनिश उसके बाद दूसरा स्टार्ट। दूसरी चीज, दोनों के सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बिल्कुल इजी रूल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि एक काम के बाद दूसरा काम था, लेकिन आपस में कोरिलेट थे, वो दोनों रिएक्ट करते थे। पास्ट पार्टिसिपल में हमने पढ़ा कि भाई पैसिव वॉइस होना जरूरी है, और यहाँ पे है कि एक काम कंप्लीट हुआ उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हुआ। तो एग्जांपल से समझिए इसको, देखिए,
ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। ही वेंट टू मार्केट, और फिर वह मार्केट चला गया। तो यहाँ पे एक काम ये हो गया और दूसरा काम ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चला गया। तो दोनों काम में आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, और दोनों में सब्जेक्ट भी सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसके बाद कोमा। जब भी दो सेंटेंस को कंप्लीट, दोनों सेंटेंस को मर्ज करेंगे तो कोमा जरूर आएगा। ही वेंट टू मार्केट, यानी अपना काम खत्म करने के बाद वह मार्केट चला गया। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। उसके बाद राम एट द फूड, राम ने खाना खाया। उसके बाद ही वॉच मूवी, और उसने मूवी देखी। तो यहाँ पे भी देखिए एक काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ। दोनों में कोई भी आपस में लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हैविंग, यानी एक काम को पूरा करने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ। तो हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद। अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पे हम किसको यूज में लेंगे, राम को। राम वॉच्ड मूवी, कि खाना खाने के बाद राम ने क्या किया, मूवी देखी। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम। तो इस प्रकार ये पार्टिसिपल के हमारे 3 रूल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी से रिलेटेड हमारा एक नॉमिनेट एब्सोल्यूट रूल होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर दोनों सब्जेक्ट, मतलब उसमें रूल यही काम करेगा आपका हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, कि अगर दोनों सब्जेक्ट डिफर हो, दोनों सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो। देखिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल रूल है हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक रूल चलता है नॉमिनेट एब्सोल्यूट रूल। इसमें भी आपकी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रूल हमारा, कि जो सब्जेक्ट होंगे दोनों सेंटेंसेस के वो डिफर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। और दूसरा कि दोनों सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन होगा, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, द सन रोज, सूर्य निकला, सूर्य उदय हुआ। द फॉग डिसअपीयर्ड। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज में लेना। द सन हैविंग, रोज की थर्ड फॉर्म होगी राइजन, सॉरी हैविंग राइजन, सूर्य के निकलने के बाद। द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी सूर्य के निकलने के बाद धुंध जो थी वो गायब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, कि टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया और बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पे आपस में दोनों सेंटेंस में आपस में लिंक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, यहाँ पे आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, कोमा। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये जो आपका जो नॉमिनेट एब्सोल्यूट रूल है, ये भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड ही रूल है। बस इसमें क्या अंतर है कि इसमें आपके दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे वो दोनों डिफर होंगे, बाकी रूल आपका सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार ये आपका पार्टिसिपल के बाद नॉमिनेट एब्सोल्यूट, अभी हमारे 3 रूल और बाकी हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट रूल। हमारा फर्स्ट रूल था पार्टिसिपल का, सेकंड रूल हमने पढ़ा नॉमिनेट एब्सोल्यूट का। उसके बाद हमारा रूल है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जब आपके 2 सेंटेंस दिए गए होंगे तो दूसरे सेंटेंस में आपका कोई पर्पस या रिजल्ट होगा पहले सेंटेंस से रिलेटेड। देखिए, ही वेंट टू लंदन, वह लंदन गया। ही वांटेड टू स्टडी, और वह पढ़ाई करना चाहता था। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में पर्पस क्या है, स्टडी का। तो इसमें क्या होता है कि अगर दूसरा सेंटेंस दिया गया हो तो या तो वहां पे जो आपकी मेन वर्ब होगी इन्फिनिटिव होगी, वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अदरवाइज आपकी सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, तो आपको क्या करना, उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे पहला सेंटेंस आपका, तो ही वेंट टू लंदन, फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ आपको इन्फिनिटिव को यूज में लेना है। तो टू स्टडी, वह लंदन गया, क्या करने गया, पढ़ाई करने के लिए गया। यहाँ पे भी आपका रूल है कि दोनों सब्जेक्ट सेम मिलेंगे दोनों सेंटेंसेस में। सेकंड एग्जांपल देखिए, रवि कट द एप्पल्स, रवि ने सेब काटी। ही एट इट, और उसको खाया। ठीक है, तो यहाँ पे रवि ने सेब किस लिए काटी, खाने के लिए। तो रवि कट द एप्पल, यहाँ पे इट लिखा मैंने तो ये एप्पल ही रहेगा। रवि कट द एप्पल, उस किस लिए काटी, तो टू ईट,
रवि ने सेब किस लिए काटी? खाने के लिए। तो रवि कट द एप्पल टू ईट। तो यहाँ पे पर्पस क्या था? खाने का। तो इस प्रकार जो आपका इन्फिनिटिव वाला रूल होता है, इसमें क्या होता है कि सेकंड सेंटेंस में आपका कोई पर्पस दिया गया होगा, आपको वो पर्पस ऐड कर देना है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल आता है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। ये क्या होता है? नाउन फ्रेज यानी कोई संज्ञा का वाक्यांश, यानी कोई संज्ञा से संबंधित आपके सेंटेंस में वर्ड मिलेंगे, आपको उनको सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना है सिंपल वर्डिंग में, कि आपको पहले सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड मिलेगा आपको उसको एक करके देना है। तो यहाँ पे देखिए, मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल। मिस्टर स्मिथ हमारे प्रिंसिपल है। ही इज वेरी काइंड। तो यहाँ पे मिस्टर स्मिथ से रिलेटेड वर्ड क्या दिया गया है? वेरी काइंड। तो आपको क्या कर देना है? दोनों सेंटेंस को कैसे मिक्स करेंगे हम? मिस्टर स्मिथ, यहां से लीजिए ओवर प्रिंसिपल, यहां पे आप कॉमा लगाएंगे, ओवर प्रिंसिपल इज वेरी काइंड। तो ये सेंटेंस आपका कैसे हो जाएगा? ये फ्रेज था मिस्टर स्मिथ और प्रिंसिपल इज वेरी काइंड, कि मिस्टर स्मिथ जो हमारे प्रिंसिपल है बहुत ही दयालु है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विजिटेड पेरिस। मैंने पेरिस का भ्रमण किया। इट इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे पेरिस के लिए क्या दिया गया है? ब्यूटीफुल सिटी। तो आप इसको मिक्स करेंगे, आई विजिटेड। ये सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हैं, आई विजिटेड ए ब्यूटीफुल सिटी पेरिस, या आई विजिटेड पेरिस ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विजिटेड पेरिस कोमा ए ब्यूटीफुल सिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ए ब्यूटीफुल सिटी को पेरिस से पहले भी लिख सकते हैं। I visited Paris, a beautiful city, या I visited a beautiful city Paris, दोनों प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है आपका एडवर्ब फ्रेज, यानी एडवर्ब्स, एडवर्ब से रिलेटेड। इसमें क्या होगा कि जो आपके दो सेंटेंस दिए गए होंगे, तो दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस की वर्ब से रिलेटेड, अगर आप जानते हैं क्रिया विशेषण यानी क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द, तो सिर्फ आपको उस एडवर्ब वर्ब को एक यूज में लेना है। जैसे ये देखिए, मैंने दोनों एग्जांपल साथ लिखे, ही फॉट इन द वॉर, ही वाज ब्रेव। उसने युद्ध लड़ा या वह युद्ध में लड़ा, वह बहुत बहादुर था या वह बहादुर था। तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे? ही फॉट इन द वॉर, और ब्रेव की एडवर्ब क्या हो जाएगी? ब्रेवली। तो ही फॉट इन द वॉर, और यहाँ पे आपकी जो एडवर्ब ब्रेव थी उसका क्या हो जाएगा? ब्रेवली, कि वह युद्ध में कहा कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। तो ये जो आपकी जो वर्ब एडवर्ब थी, हमने उसको ब्रेव का क्या कर दिया? ब्रेवली कर दिया। सी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गई। सी वाज इन हरी, वह जल्दबाजी में थी। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब क्या आ गया? हरी। तो सी वेंट टू ऑफिस इन हरी, सी वेंट टू ऑफिस इन हरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपकी जो वर्ब एडवर्ब थी क्या थी? हरी, यानी काम हो रहा है, जाने का कैसे हो रहा है? जल्दबाजी में हो रहा है। तो एडवर्ब वर्ड क्या आ गया? हरी। तो सी वेंट टू ऑफिस इन हरी, वह जल्दबाजी में ऑफिस गई। तो इस प्रकार अपने जो ये सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस था, उसके जो मैंने बताया था आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट रूल, वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ही इजी रूल है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया था, कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सभी कंजक्शन को पढ़ने की या स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमने पर्टिकुलर जो हमारे एग्जाम में आते हैं, मेन जो 7 कंजक्शन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने ट्रिक बना दी फैन बॉयज के नाम से, जिसमें आपके हमने सिर्फ 7 कंजक्शन यूज में लिए जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो सबसे पहले एफ यानी फॉर का मतलब होता है कारण, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई रीजन दिया गया हो, कारण दिया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम फॉर से जोड़ेंगे। ए फॉर एंड, यदि 2 सेंटेंस दिए गए हो, दोनों में कोई डिस्क्रिप्शन चल रहा हो, वर्णन यानी किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां पे हम एंड से जोड़ेंगे। एन फॉर नोर, यानी जहां पे कोई नेगेटिव, नोर का सिंपल सा रूल है, नेगेटिव सेंटेंस होगा नोर आएगा। बी फॉर बट यानी किसी सेंटेंस के बारे में जहां पे कोई विरोध प्रकट करना हो, विरोधाभास का भाव हो जिस सेंटेंस में। ओ फॉर और, जहां पे कोई विकल्प दिया गया हो कि या तो ये काम कर लीजिए ये काम कर लीजिए। उसके बाद वाई फॉर येट, येट मीन होता है विरोध। अब बट और येट में फर्क क्या होता है कि येट जो होता है थोड़ा ज्यादा आश्चर्य, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा के होता है। उसके बाद एस फॉर सो, जिसमें कोई रिजल्ट या परिणाम दिखाया जाए। अब देखिए मैंने आपके सामने 7 एग्जाम्पल दिए हैं,
वन बाई वन के। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना सिंथेसिस जो टॉपिक होता है, इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस की सेंस तो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, आपके रूल हैं, पैटर्न है, ट्रिक्स हैं, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस की सेंस समझ में नहीं आएगी, जब तक आप पर्टिकुलर एक सिंपल सा वर्ड, कंजक्शन वर्ड आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो अगर आप 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, तो सिंपल सा कितना तो हमें, और ज्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं आते, तो हम इजी वे में हमें सेंस समझ में आ जाती है। तो आपका पहला सेंटेंस है ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही हैड वर्कड ऑल डे, उसने पूरे दिन मेहनत की थी। मैंने आपको बताया क्या एग्जाम में क्या आएगा, आपके ब्रैकेट में लिखा आएगा सिंपल या कंपाउंड। फिलहाल हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास मैंने बताया कि ये 7 वर्ड है, 7 कंजक्शन वर्ड है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी सेंस ज्यादा काम कर रही है। देखिए ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। हम चलते हैं क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पे आपका वैसे तो पर्टिकुलर आंसर तो 4 ही है। आप अदर वर्ड्स को जब यूज में लेके देखोगे, अगर मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है, तो ऐसे नहीं कि आप अंदाजे से कुछ भी टिका के आ जाओ, आप उसको सेंस करने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है, सेंटेंस जो दिए गए हैं उसका भाव क्या निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने तो यहाँ पे वन बाई वन आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज टायर्ड। कंपाउंड सेंटेंस की एक और मेन जो आपका रूल है कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा पहले सेंटेंस के बाद और कंजक्शन से पहले हमेशा हमेशा कोमा जरूर आएगा। कंपाउंड सेंटेंस में जब भी हम कंजक्शन का यूज करेंगे, कंजक्शन से पहले हमेशा कोमा जरूर आएगा, ये चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर इसके मार्क्स जरूर काटते हैं। उसके बाद फॉर ही हैड वर्कड ऑल डे। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, वह थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत की थी। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस अपना सी बॉट ए नोटबुक, उसने एक नोटबुक खरीदी। सी बॉट ए पेन, उसने एक पेन भी खरीदा। अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस शूट कर रहे हैं। तो अब देखिए सी बॉट ए नोटबुक, उसने एक नोटबुक खरीदी क्योंकि उसने एक पेन खरीदा, तो 4 नहीं आएगा। सी बॉट ए नोटबुक एंड सी बॉट ए पेन, और उसने एक पेन खरीदा, तो ये आपका काम कर रहा है, यानी एंड हमारा काम कर रहा है। सेकंड सी बॉट ए नोटबुक, नोट तो आएगा नहीं, नेगेटिव में आता है, बट किंतु उसने एक पेन खरीदा, ये भी सूट नहीं करेगा आपको। सी बॉट ए नोटबुक और सी बॉट ए पेन, उसने एक नोटबुक खरीदी या एक पेन भी खरीदा। तो यहाँ पे अगर हम नोटबुक और पेन को जोड़ेंगे वो भी काम नहीं करेगा, उसने दोनों चीज खरीदी है, तो विकल्प नहीं है कि ये खरीदा, येट विरोध भी नहीं है, परिणाम भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या आ जाएगा, सी बॉट ए नोटबुक एंड सी बॉट ए पेन। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना। यहाँ देखिएगा स्काई वाज ब्लू, आसमान नीला था। इट वाज वेरी कोल्ड, किंतु मतलब इट वाज वेरी कोल्ड, ठंड थी। आसमान तो बिल्कुल साफ था, नीला का मतलब यहाँ पे साफ होने का मतलब है, लेकिन फिर भी ठंड महसूस हो रही है, ठंड थी, ठंडा मौसम था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक विरोध जता रहा है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा हाई एक्साइटमेंट नहीं है, तो हम किससे जोड़ेंगे इसको, बट से। तो यहाँ पे आ जाएगा द स्काई वॉज ब्लू बट इट वॉज वेरी कोल्ड, कि भाई आसमान तो साफ था किंतु ठंड थी, यानी आसमान धूप निकली हुई थी या साफ था बिल्कुल, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। उसके बाद देखिए यू कैन स्टडी नाउ, तुम अब पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी नाउ, तुम अभी पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी लेटर, या तुम बाद में पढ़ सकते हो। अब देखो, अब जब दोनों सेंटेंस को हम अर्थ करके देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, कोई हमें विकल्प किया गया तो ये काम कर सकते हो या ये काम। अब आप इनमें से फॉर एंड नॉर बट इनको यूज में लेके देखोगे तो ये हमारा अर्थ काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या काम कर रहा है, विकल्प के तौर पे, कि भाई या तो तुम पढ़ सकते हो अभी या बाद में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कैन स्टडी नाउ। अब इसमें एक रूल और फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि कोमा लगाने के बाद आपको दूसरा सेंटेंस पूरा ही उतारना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यू कैन स्टडी नाउ या और लगा के फिर आपने लेटर लिख दिया, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, या यू कैन स्टडी लेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे जो दोनों पार्ट होंगे, दोनों क्लोज होंगे, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, यानी दोनों जो हमारे होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो हम जब सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो भी हमारे जो कंजक्शन जो हमारे क्लोज है वो एज इट इज ही रहेंगे, सिर्फ हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमने ये ऐसा न करके, अदरवाइज इसका रूल ये भी हो सकता है, यू कैन स्टडी नाउ और लेटर, लेकिन यहाँ पे हमें कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करना है तो हमें कोमा लगाया और लगाया, सेकंड सेंटेंस को हमने पूरा उतार दिया।
तो जल्दबाजी में हमें ये रूल फॉलो नहीं करना है। ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। ही इज अनहैप्पी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बट लगाने की कोशिश करूं, ही इज वेरी रिच बट ही इज अनहैप्पी, किंतु वह, तो यहाँ पे जो विरोध है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह बहुत अमीर है लेकिन दुखी है, मीन्स तो यहाँ पे हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, येट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही इज वेरी रिच येट ही इज अनहैप्पी। तो यहाँ पे आपको येट का यूज लेना पड़ेगा, न कि बट का। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई टुक एन अम्ब्रेला, और मैंने छाता लिया। अब आप वापस मैंने बताया कि आपको सिर्फ 7 कंजक्शन पे काम करना है। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो 1 बाय 1 उनको एक एक उसको फिट करके देखो। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी क्योंकि मैंने एक अम्ब्रेला लिया। इसको आप उल्टा करेंगे तो 4 भी आ सकता है। आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता लिया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप 4 का यूज करना चाहे तो वो भी हो सकता है, आई टुक एन अम्ब्रेला कोमा 4 इट वाज रेनिंग। तो 4 यहाँ हम काम कर सकता है, लेकिन सेंटेंस को आगे पीछे करने पे। एंड इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी और मैंने एक छाता लिया, ये काम नहीं कर रहा। नोर नेगेटिव नहीं है, बट का भी काम नहीं करेगा। येट विरोध भी नहीं हो रहा इसमें। सो परिणाम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया। तो यहाँ पे देखो रीजन भी मेंशन कर रहा है, क्योंकि 4 आ जाएगा। तो इट वाज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया। और अगर हम इसको 4 में यूज में लेना चाहेंगे तो हम क्या लेंगे, आई टुक एन अम्ब्रेला कोमा 4 इट वाज रेनिंग। अब मैंने आपके लिए लास्ट में ये एन छोड़ दिया क्यों? क्योंकि इसका जो रूल होता है आपको विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके डू डज वाले या डिड वाले, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो तो आपका कंप्लीट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही डजंट ईट पिज्जा, तो जब दूसरा सेंटेंस जब दिया गया होगा तो उसमें से सिर्फ नोट हटता है, और जो आपका डू डज डिड, सिर्फ याद रखिए डू डज डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये हमेशा आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए ही डजंट ईट पिज्जा, ये हमने पूरा कंप्लीट किया, कोमा लगाया, नोर यूज में लिया। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस था ही डजंट लाइक पास्ता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, नोट को तो हटा दिया है, डज को सब्जेक्ट से पहले लिया, तो डज ही लाइक पास्ता। तो ये सेंटेंस आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, नोर जो होता है, नोर के लिए दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे, लेकिन जब आप दूसरे पार्ट में नोर का यूज लेंगे और वहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी डू डज डिड दी गई है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको नोट हटा के और डू डज डिड को सब्जेक्ट से पहले यूज में लेना पड़ेगा। तो ये थे आपके कंपाउंड सेंटेंस के। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 7 सेंटेंस 7 वर्ड्स है, कंजक्शन वर्ड, सिर्फ इन्हीं को याद करना है। सिंपल रूल है, आपके एग्जाम में कोई ज्यादा हार्ड सेंटेंस आते नहीं है, सिर्फ उसके सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग पे काम करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज यूज में लिया जाता है, एक मेन क्लोज। लेकिन यहाँ पे हम क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे कंजक्शन वर्ड की आप बात कर रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज में लिए जाते हैं वो 30 प्लस के आसपास होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शन जो होते हैं। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 हर कंजक्शन को याद करेंगे तो शायद इतना हो सकता है कि हमें इतना सारा लर्न करना पड़े। तो उसके लिए जैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस में अपनी एक ट्रिक फॉलो की थी, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी एक ट्रिक है ए वाइट बस। यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको सभी कंजक्शन में से चूज करके, मैंने बताया आपको कि 30 प्लस के आसपास कंजक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड कंजक्शन है जो हमारी इस ट्रिक पे काम करेंगे। आपको सिर्फ उनका अर्थ याद रखना है। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है और उसके अकॉर्डिंग सेम रूल वही रहता है। जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन यूज करेंगे, लेकिन बात वही है कि सेंटेंस की सेंस क्या है। इसमें भी कुछ सेंटेंसेस के सेम सेंसेस होती हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर कंपाउंड बनाना है तो आपको फैन वॉइस के कंजक्शन यूज में लेने हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन यूज में लेने हैं। जैसे हम बात करते हैं अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग ए वाइट बस, यहाँ पे ए से अपने कंजक्शन है आल्दो यानी विरोधाभास, यद्यपि, आफ्टर यानी बाद में, समय के लिए आ जाएगा, एज जैसे कोई परिणाम वगैरह के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको अर्थ बता रहा हूँ कि अगर ये सेंस ये देता है कोई सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में सेंस ये देते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज में लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आल्दो यानी यद्यपि, कोई परिणाम मतलब विरोध, सॉरी, आफ्टर कोई कार्य के लिए, टाइम से रिकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, बाद में, एज यानी जैसे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू से रिलेटेड है वाइल जबकि,
व्हेन जब, व्हेनेवर जब कभी, वेयर जहां, ये आपका रिलेटिव वो आ जाता है। उसके बाद हाउ कैसे, हाउएवर कैसे भी, आई से क्या आ जाएगा इफ यदि, जो कंडीशन सेंटेंस के रूल होते हैं हमारे, इन केस। उसके बाद टी से आपका आ जाएगा दैट, नाउन क्लोज के तौर पे, दो, फिर सेम वही है आल दो का रूल। ई से इवन इफ भले ही, इवन दो। बी से आपका बिकॉज रीजन के लिए आ जाएगा, बिफोर ये टाइमिंग के लिए आ जाएगा, बिफोर यानी पहले, बिकॉज यानी क्योंकि, कोई कारण के लिए। उसके बाद ऐसे ही अनलेस और अनटिल, ये दोनों आपके समय से रिगार्डिंग होते हैं। अनलेस यानी जब तक नहीं, अनटिल जब तक, सिंस क्योंकि, ये भी परिणाम के लिए आ गया। तो ये आपके जो जितने भी कंजक्शन वर्ड हैं, ये इस पर्टिकुलर एक ट्रिक पे काम करेंगे। ए वाइट बस, आपको क्या देखना है, आपको जो दो सेंटेंस दिए जाएंगे उनकी सेंस देखनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन सब एग्जांपल लेके चलूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपको लगता है कि भाई रीजन दिया गया है तो आप सिंस दे दीजिए, परिणाम दिया गया सो दैट दे दीजिए, कोई कंडीशन दी गई है इफ यूज कर लीजिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में किस चीज की सेंस दी गई है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, वैसे काफी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर ट्रिक काम करेगी, ए वाइट बस। तो आपको सिर्फ इस ट्रिक को लर्न करना है और इसके अकॉर्डिंग आपकी सेंटेंस या कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको दोनों ट्रिक, आपकी फैन वॉइस वाली ट्रिक और ये व्हाइट वाली बेस्ट ट्रिक, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे अगर आप इनको याद करके जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।